नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती हो गई है बोरियत से लड़ने की। हम और आप इस बोरियत से जितना हारते हैं, बाजार इस बोरियत से उतना ही जीतने लगता है। आपने कब ऐसा सोचा कि किसी दिन जेल चलकर रहते हैं, कैदियों के कपड़े पहनते हैं, उनकी थाली में उनका खाना खाते हैं, एक रात गुजारते हैं और कुछ पैसे देकर घर आ जाते हैं। ये आइडिया दिलचस्प है। हो सकता है इससे जेल के प्रति हमारी धारणा बदल जाए। एक पर्यटक की तरह जेल आने जाने से जेलों की हालत भी सुधरने लगे। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की ये रिपोर्ट है। महाराष्ट्र जेल प्रशासन एक योजना पर विचार कर रहा है कि बिना अपराध किए भी जेल की सैर की जा सकती है। 24 घंटे रहने की अनुमति होगी। सुबह जेल जाइए, कैदियों के कपड़े पहनिए, अगली सुबह बाहर आ जाइए। आपको 5 बजे के बाद आपको कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, बैरक की सफाई करवाई जाएगी और बागवानी का काम भी लिया जाएगा। चिंता मत कीजिए, आपको कैदियों के साथ नहीं रखा जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के ज्यादातर जेल भरे हुए हैं। वे शायद दिखाने लायक भी ना होंगे अंदर से बाहर के लोगों को बुलाकर। फिलहाल कोंकण और सावंतवाड़ी जेल का चुनाव किया जा रहा है, क्योंकि वहां पास में ही एक नया जेल बनकर तैयार हो रहा है। इसलिए सावंतवाड़ी जेल के कैदियों को वहां भेजकर मेहमान कैदियों को उसमें रखा जा सकता है। इस तरह की योजना तेलंगाना में भी चल रही है। योजना का नाम फील द जेल है। जब कोई काम नहीं होता है तो इस तरह का आइडिया आता है। आसान है ऐसी योजना बनाना, लेकिन जो लोग जेल की सी जिंदगी जीते हैं उनसे पूछिए कि फील द जेल क्या होता है। कितना क्रूर है ये नाम फील द जेल, ये योजना का। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों से पूछिए वो कैसा फील करती हैं, और लड़कों से पूछिए वो कैसा फील करते हैं। ये फील के भी दो चेहरे हैं। मैं भी चाहता था कभी कि हॉस्टल में रहने का मौका मिले, लेकिन नहीं मिला, नंबर कम थे। कक्षा में हॉस्टल के छात्रों की उनिंदा आंखों को देखकर लगता था कि रात भर जाकर पढ़ के आए हैं बाबू लोग, इनका कितना समय बच गया होगा। कॉलेज आने जाने में, खाना बनाने में वक्त नहीं लगा होगा। दिन रात पढ़ते ही होंगे। फिर रात के बगैर हॉस्टल की कल्पना नहीं कर सकते आप। रात हॉस्टल की दुनिया का सवेरा है। जो हॉस्टल में रात भर नहीं जागा उसके छात्र जीवन का कोई इतिहास हो ही नहीं सकता। लड़कियों के हॉस्टल में रात के अलग मायने होते हैं, लड़कों के लिए अलग से रात होती है। इसी रात को लेकर हॉस्टल में नियमों का रोज आविष्कार होता रहता है। हॉस्टल की दुनिया की अपनी बदमाशियां हैं, उदासियां हैं, माँ बाप की याद है, अकेलापन भी है। मैं बिल्कुल हॉस्टल की जिंदगी को एक रंग या छवि में नहीं रंगना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं कि हॉस्टल का नाम सुनते ही हमारी कई तरह की कल्पनाएं जाग जाती हैं, दिन में भी रत जगह करने लगती हैं। क्या हम जानते हैं कि कल्पनाएं सजा भी होती हैं? बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, दोनों के लिए अलग अलग नियम होते हैं और दोनों के अपने अपने अनुभव। हिंदी सिनेमा ने हॉस्टल को अलग अलग तरीके से पेश किया है। मूल रूप से इनके जरिए एक किस्म का स्टीरियोटाइप्स बनाया गया कि आप कुछ भी हो जाए देखेंगे हम ऐसे ही। मैंने गूगल सर्च किया तो 1962 में बनी जॉनी लीवर और नलिनी की एक फिल्म गर्ल्स हॉस्टल का पता चला। नाम से बड़ी दिलचस्पी हुई। इस फिल्म के बारे में बहुत जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन एक गाना मिला जिसके बोल मैं आपको सुनाना चाहता हूं, पढ़ के, गा के नहीं, क्योंकि मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, वो बड़े कमाल के फनकार थे। अगर ये गाना ठीक से वैसे भी फिल्माया गया होगा जैसा मैं समझ रहा हूं और पेश कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि इसके क्या मतलब है। तो बोल है, इधर भी हसीना उधर भी हसीना, किसी ने दिल लूटा किसी ने दिल छीना, नीले पीले आसमानी आंचलों की हवा, बिन पिए ही बेखुदी है छा रहा है नशा, देखा जो इन्हें यारो तो आ गया पसीना, किसी ने दिल लूटा किसी ने दिल छीना। समाज का बड़ा हिस्सा गर्ल्स हॉस्टल को इसी तरह के स्टीरियोटाइप से देखता रहा है। जैसे हॉस्टल ना हो, चिड़ियाघर का पिंजड़ा हो। लड़कियां हुनर से नहीं, आंचल के रंगों से पहचानी जाती हैं, जिन्हें देखकर नशा छाता है और पसीना छूट जाता है। मगर हॉस्टल की इस सत्ता को धीरे धीरे चुनौती मिलने लगी है। लड़कियां बराबरी मांग रही हैं समय को लेकर। अक्सर हम मुंबई और दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करते हैं, लेकिन ये उदाहरण आपको मेरठ से दे रहा हूं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में लड़कों के लिए हॉस्टल का गेट 10 बजे रात को बंद हो जाता है। लड़कियों के लिए हॉस्टल का गेट 1 घंटा पहले 9 बजे बंद हो जाता है। इस 1 घंटे में दुनिया, मेरठ की दुनिया लड़कियों के लिए किस तरह से और किस तर्क से खतरनाक हो जाती होगी, चल के मेरठ वालों से पूछते हैं। 2 रात से ज्यादा वो लेट नाइट आगमन पर माता पिता या विश्वविद्यालयों को रिपोर्ट करना पड़ता है उनके लिए। शाम 5 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक देश के अलग अलग शहरों में हॉस्टल लौट आने के नियम है लड़कियों के लिए। भारत का समाज सूरज ढलते ही लड़कियों के लिए कितना खूंखार हो जाता होगा, क्यों होता है, यह वार्डन को नहीं समाज और सरकार को सोचना चाहिए और बताना चाहिए। गूगल पर ऐसी भी खबरें मिली कि तमाम जगहों पर लड़कियों ने आने जाने से लेकर मिलने तक के समय का विरोध करना शुरू कर दिया है। भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जब नियम बनाया कि लड़कियों को 9:30 बजे रात से पहले लौटना होगा और स्कर्ट्स और शॉर्ट्स नहीं पहनना होगा, तो लड़कियों ने विरोध कर दिया।
मुंबई यूनिवर्सिटी में भी लड़कियों ने इस साल फरवरी में विरोध प्रदर्शन किया। नियम बना था कि 10 बजे रात के बाद लौटने वाली लड़कियों को नाइट पास लेकर जाना होगा और 11:30 बजे के बाद वो उस पास से ना तो बाहर जा सकती है ना भीतर आ सकती है। महीने में वो 2 बार ही बाहर जा सकती हैं। लड़कों के हॉस्टल के लिए ऐसे नियम नहीं बनाए गए, होते भी हैं तो लागू नहीं होते। लड़कियों के लिए रात के वक्त लाइब्रेरी में भी जाने को लेकर तरह तरह की पाबंदियां और विवाद हैं। बीएचयू में इस तरह के सवालों को लेकर लड़कियों ने काफी विरोध किया है। आपको मीडिया रिपोर्ट में मिल जाएगी सारी जानकारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पिछले साल इस तरह की आवाज उठी। दीवारों पर लड़कियों ने लिख दिया कि मैं रात को बाहर जा रही हूं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वहां 500 लड़कियों ने इंदिरा गांधी हॉल के प्रोवोस्ट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिल्ली के तमाम हॉस्टलों में पिंजड़ा तोड़ अभियान चलता रहता है। आजकल कई शहरों में रात के वक्त लड़कियां मार्च निकालती हैं उस मनोवैज्ञानिक डर से खुद को और समाज को आजाद करने के लिए जो ये तय करता है कि शहर का यह इलाका रात में लड़कियों के लिए असुरक्षित है, यहां मत जाना, वहां मत जाना। हम इन्हीं पाबंदियों के बारे में बात करना चाहते हैं। आम समाज की यही सोच है कि लड़कियों के लिए सुरक्षा जरूरी है और देर रात तक बाहर रहने की इजाजत मां बाप नहीं देंगे। मुझे पता है इस वक्त आप ये मुझे सुनते हुए यही सब सोच रहे होंगे। इस तरह से ये लड़ाई सिर्फ हॉस्टल के खिलाफ नहीं है, अपने उन घरों से भी है जहां इस तरह की पाबंदी है, जो इस तरह की पाबंदियों का समर्थन करते हैं। आप चैनल मत बदलिएगा, रखे रहिए। बहुत औरतें कहती हैं कि जब मैं इस तरह की बातें करता हूं तो मर्द लोग जिनके हाथ में रिमोट होता है कुछ और देखने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हॉस्टलों में लड़कियों पर जो पाबंदी है वो सिर्फ समय को लेकर नहीं है, पहनावे को लेकर है, खान पान को लेकर है, पढ़ाई को लेकर है, उनकी नौकरी करने के अवसर को लेकर है। मगर वहां एक तरह की जिंदगी भी। हमने गर्ल्स हॉस्टल का जिक्र किया तो हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर एक वेब सीरियल का भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि इसे हमारी मित्र और पूर्व सहयोगी अनु सिंह चौधरी ने बनाया है। नाम है द गुड गर्ल शो। दिल्ली के पीजी में रह रही 4 लड़कियों की यह कहानी है। बताती है कि वक्त बदल रहा है, उस वक्त को लड़कियां बदल रही हैं। आप इस सीरियल को YouTube पे देख सकते हैं। फिलहाल कुछ झलकी यहाँ देख सकते हैं। ये अरोरा पीजी है, पैसे के लिए नहीं चलाती मैं इसे। नया समझ के हमको ठगने का कोशिश कर रहे हैं ना। मिरांडा हाउस में एडमिशन मिला है हमको। कौन से गांव से हो तुम? गांव नहीं है, शहर है, मुजफ्फरपुर। It's in UP, right? इंटरनेट की सारी दहलीजें तोड़कर वायरल हो। It's an Uber fact on Twitter, you nincompoop. Devjani, that's my name. That's so Punjabi बाप। आंटी मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से ऐसी हूँ। Sorry। तो सच ड्रामा हुई। पापा को पता चला तो मेरा 1 वे टिकट टू मुजफ्फरपुर तो पक्का। अब जो होगा उसको भुगतना पड़ेगा। हम चारों कल ही मेरे घर को निकल जाएंगे। अभी आती होगी पुलिस। तो हमारे साथ हैं स्वाति प्रिया हैं मुंबई से, और सबा महाराज हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से, और दिव्या कंदुकरी हैं लेडी श्री राम कॉलेज से, और देवांगना बीच में आप हैं पिंजड़ा तोड़ एक अभियान चल रहा है उसकी आप सदस्य हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में जो आप तीनों हैं, इन लोगों ने बताया कि इन्होंने एक दिन पहले नाइट पास लिया हुआ था कि महिला दिवस की रात ये लोग कुछ प्रदर्शन वगैरह करेंगे, तो उसी कोटे के तहत प्राइम टाइम में आ गई हैं, वरना ये लड़कियां शायद नहीं आ पाती। अब दिव्या आपसे ही शुरू करते हैं कि आपको ये इजाज़त है कि मतलब आप टीवी शो में जाएंगी तो वो भी बताना पड़ता है, या हॉस्टल में बताना पड़ता है? नहीं वैसा मतलब हमारे हॉस्टल में नहीं, बट डीयू में बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स है जहाँ हमें पेरेंट्स से पूछ के एक टेक्स्ट मैसेज भेज के पेरेंट्स से पूछ के आना पड़ता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो। मेरे हॉस्टल में नहीं है, बस पर बहुत सारे डीयू हॉस्टल्स में है। एंड डीयू हॉस्टल्स में जो मेन मुद्दा है कि इतने सारे वुमेन्स कॉलेजेस है पर इतने सारे वुमेन्स हॉस्टल्स नहीं है। और साउथ कैंपस ऐसा कैंपस है कि जहाँ आधे से ज्यादा वुमेन्स हॉस्टल्स है। लाइक वी हैव 10 आउट ऑफ 7 हॉस्टल्स। हाँ। एंड देन हमें यहाँ यूनिवर्सिटी का एक कॉमन हॉस्टल नहीं मिलता जो नॉर्थ कैंपस के लोगों को मिलता है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, जाके पीजी में रुकना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो हॉस्टल्स है वहाँ सिर्फ 300 सीट्स होते हैं और ऊपर से इतने सारे कर्फ्यूज। पीजी के भी उसी तरह के कर्फ्यू वाले नियम होते होंगे पर उनका टाइम ज्यादा होता है, क्योंकि हमें जैसे हम पढ़ रहे हैं मास्टर्स के लिए हमें कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। जीमैट
का कोचिंग हो या फिर जीआरई का कोचिंग हो, बाहर जाना पड़ता है, जिनका टाइमिंग्स होता है 9 बजे तक, रात के 9 बजे, रात के 9 बजे। और अगर दूर हो तो दिल्ली क्योंकि जैसे शहर में लौटने में 11 बज सकता है या उससे भी ज्यादा वक्त हो सकता है। कॉलेज तो खत्म होता है 5:30, तो उसके बाद तुम थोड़ा रेस्ट करके तो बहुत सारे ऐसे माँ बाप जो सोच रहे होंगे कि 5 बजे के बाद बाहर नहीं जाने देना चाहिए, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि आप इसलिए जा रही हैं क्योंकि आपको एक, अगर आप जीआरई का कोचिंग नहीं करेंगे तो आपके लिए एक अवसर कम हो जाएगा जिंदगी में, मास्टर्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई में आगे नहीं हो सकता। तो देवांगना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर 1-2 साल से ये पिंजरा तोड़ के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि नारी को देवी की तरह पूजा करने वाले संगठन, छात्र संगठन क्यों नहीं इस तरह के अभियान चलाते हैं कि उन्हें कोचिंग करने के लिए हो। लेकिन फिर भी ये जो समय का मामला है, क्या इसे सिर्फ डिसिप्लिन की नज़र से अगर कोई पेरेंट्स देख रहे होंगे तो क्या वो ठीक है वो नज़रिया? हाँ, जो चीज़ हम लोग पिछले 2 साल से बोलने का कोशिश कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि ये जो रूल्स है, ये रूल्स के अंदर एक्चुअली एक बहुत ही स्ट्रांग, एक पितृसत्ता वाली, एक ब्राह्मणवादी सोच छिपा हुआ है। इसीलिए जो आप जिन एबीवीपी जैसे संगठनों के बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग ये अभियान नहीं चला रहे हैं, क्योंकि ये रूल्स क्यों लगाए जाते हैं? इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि ये जो ट्रांजिशन है ना, कि हमारे फादर से हस्बैंड तक का बीच में जो ये हॉस्टल का लाइफ होता है, उसमें लड़की कहीं हाथ से बाहर ना निकल जाए, कहीं कोई दूसरे कास्ट के लड़के या लड़की के साथ प्यार ना हो जाए, कहीं किसी दूसरे क्लास के, ज्यादा इसकी चिंता होती है। तो क्योंकि बार बार हमें यूनिवर्सिटी भी बोलती है कि आपके पेरेंट्स ही चाहते हैं ये कर्फ्यू, इसीलिए हम लोग लगाए हैं। डील कीजिए, ऐसे लोग बैठ के सोच रहे होंगे, डील कीजिए सीधा स्क्रीन आपका। इसीलिए मैं उनको ये भी बोलना चाहती हूँ कि मतलब हम लोग, मोस्ट ऑफ द वुमेन स्टूडेंट्स हु कम टू द यूनिवर्सिटी आर अबव 18। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम लोग कहाँ जाए और कब जाए, ये चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकता है। तो आप हम लोग स्टूडेंट से बात कीजिए ना, पेरेंट्स से क्यों बात करते हैं? तो ये यही चीज दिखाता है कि पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जो हमारा मेनका गांधी ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है, ये सारा ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स है, इनके बीच में एक पूरा मतलब जुड़ाव है टू फॉर अ सर्टन कंट्रोल ऑफ वुमेन्स मोबिलिटी, फॉर अ सर्टन कंट्रोल ऑफ वुमेन्स बॉडी। और एक फियर है कि जो ये पितृसत्ता वाली सोसाइटी है, जो ये कास्टिस्ट सोसाइटी है, इसमें इसके जो अलग अलग बंधन है, उसके बाहर कहीं औरत ना निकल जाए व्हेन दे आर गोइंग टू स्टडी इन द यूनिवर्सिटी स्पेस। सो यूनिवर्सिटी एक हिसाब से आपका मतलब एक instead of being a space where women students can find liberation, it's a space जो फैमिली और सोसाइटी से आपके ऊपर जो बंधन होते हैं उसको यूनिवर्सिटी रिप्रोड्यूस जब आप ये लड़ाई लड़ती हैं अपने विश्वविद्यालय में, तो घर वालों को भी पता चलता होगा, रिश्तेदारों को भी पता चलता होगा, तो उधर से भी सेम रिएक्शन आता है। तो वही है कि अभी जो ये 2 साल का सफर रहा है, ये लड़ाई एक्चुअली सिर्फ यूनिवर्सिटीज के साथ नहीं हुआ है। हम लोगों को अपने घरों, बहुत सारे लड़कियां हैं जो अभी टीवी में आके नहीं बात कर सकते क्योंकि घर पे अगर खबर चल गई तो उनको उसी टाइम फोन करके ले जाएंगे। इनफैक्ट जब ये मुहिम शुरू हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन ने यही तर्क अपनाया था। उन्होंने बार बार बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स को पता है, अभी पेरेंट्स को फोन करके बोलती हूँ कि तुम पिंजरा तोड़ अभियान के साथ जुड़े हुए हो। इनफैक्ट पटियाला गर्ल्स कॉलेज में 400 लड़कियां रहती है, उनका 5:30 बजे का टाइमिंग था। उन लोगों ने सबने एक पिटिशन साइन किया और मतलब प्रिंसिपल को दिया कि देखिए हम लोग चाहते हैं कि ये टाइमिंग हटे, हमें लाइब्रेरी जाना है और जो भी हमें फिल्म देखने जाना है। तो प्रिंसिपल ने क्या किया, वो 400 लड़कियों का सारे पेरेंट्स को कॉल किया कि आपकी लड़की ने ये एक चीज साइन किया। का एक कंट्रोलर वहां भी है, नहीं घर में जाके बता दो। तो वो और एडमिनिस्ट्रेशन वो यूज करता है आपके ऊपर कि हम आपके पेरेंट्स को कॉल कर देंगे ताकि आप आवाज ना उठाए, ताकि आप आगे बढ़ के ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ ना बोले। सब रुकिएगा, हम मुंबई की स्वाति के पास जाना चाहते हैं, वो शायद कहीं व्यस्त हैं। पर स्वाति, हम आपके जरिए आपका अनुभव जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था। ये जो नियम बनाया गया था कि 11:30 बजे के बाद आप या तो उसके बाद बाहर नहीं जा सकती हैं और 11:30 बजे के बाद लौट नहीं सकती हैं, तो कोई भी अगर सामान्य दर्शक होंगे तो यही सोच रहे होंगे कि हाँ, आप सुन नहीं पा रही हैं मुझे। हेलो स्वाति, हेलो जी, आपकी आवाज जी, नहीं आ पा रही है। अब तो आ रही है ना मेरी आवाज? अब तो आ रही है ना आवाज मेरी? हाँ, हेलो जी जी, हाँ, बोलिए। तो मैं यही पूछ रहा था कि मुंबई जैसे शहर में
जहां हम मानकर चलते हैं कि उस शहर में लड़कियों के लिए रात की किसी भी वक्त घूमना या दिख जाना एक सामान्य बात है, लेकिन फिर भी 11:30 बजे रात का वक्त तो एक पर्याप्त समय है कि लौट आने का या उसके बाद नहीं जाने का। ऐसा कई लोग सोच रहे होंगे कि 11:30 बजे तक बहुत अच्छा समय है, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, उनको बोलो कि खुद ही बोल लीजिए आप। जी, पूरी कर। अच्छा ठीक है, छोड़ दो फिर। जी, तो सबा हम ये जानना चाह रहे थे कि ये आप लोग जब इस मुद्दे पर सोचते हुए, एक पहलू बार बार सामने आ रहा है कि समय की पाबंदी होनी चाहिए, ठीक है। हम थोड़ा और जानना चाहते हैं कि इस तरह के हॉस्टल के नियम, हॉस्टल में जो आपके लड़के दोस्त दूसरे हॉस्टल में रहते होंगे, दोनों की जिंदगी, दोनों के डेवलपमेंट में क्या फर्क आता है? फर्क तो बहुत ही ज्यादा है। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ, जामिया मिलिया जामिया, इस्लामिया, हाँ। उसमें जो वुमेन स्टूडेंट्स पर जो बाधाएं लगा जाती हैं वो तो बिल्कुल ही अनरीजनेबल है। और जो मेन हैं हॉस्टल्स में, उनके लिए तो कोई टाइमिंग नहीं है, बिल्कुल भी वो नहीं। कभी भी आए, कभी भी जाएं। कभी भी लीव, मतलब लीव तक का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम जब यूनिवर्सिटी आते हैं, हमको 2 लोकल गार्डियन सिलेक्ट करने पड़ते हैं। अच्छा। आप ही सोचिए, हम जब एक अनजान शहर में आ रहे हैं, हाँ। हम कैसे जानेंगे 2 लोगों को जिनको हम ट्रस्ट कर सके कि हम इनसे परमिशन लेके बाहर जाए। एंड फर्स्टली हम तो इंडिपेंडेंट वुमेन हो गए, वी आर एडल्ट्स जो यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे लिए एक से बढ़कर एक रूल है। एक तो ये रूल है कि आपका लोकल गार्डियन से आपको परमिशन चाहिए अगर आपको लीव एलजी, चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, एलजी। हाँ, उनको शादीशुदा होने। उनको शादीशुदा होना अच्छा, चाहिए। अच्छा, उनकी शादी भी करानी पड़ेगी। अच्छा, आपको बहन अगर हो LG तो नहीं बनना चलेगा। होगा, कोई कुंवारे होंगे तो उनकी शादी करानी पड़ेगी। राइट, ठीक। और इसके बाद इसके बावजूद भी हमें एक और चीज चाहिए होती है। हमें हमारे फादर से एक टेक्स्ट मैसेज कराना होता है कि मेरी बेटी को मैं परमिशन देता हूँ कि वो इस वक्त यहाँ जगह जाएगी और वापस मोबाइल से आएगी। कराना पड़ता है। जी। अगले बार से आधार नंबर भी ले लेंगे। आजकल लगता है कि सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ये आधार ही है। पता नहीं, ये सब जगह आधार हो जाएगा तो उसके बाद किसी के पास कुछ काम नहीं बचेगा, शायद सब चीज ठीक ही हो जाएगा फिर। हाँ, और ये सब इन चीजों के बावजूद के हॉस्टल रूल्स में स्टेटेड है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जब हम यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहे हैं। हाँ। और इनके अलावा इन सब, मतलब हॉस्टल की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप अगर बाहर हम रहें। कैंपस से बाहर हैं, ठीक है। इन सब रूल्स को रखते हुए हम विमेन स्टूडेंट्स को जितनी परेशानी होती है एकेडमिकली भी, कि एक स्टूडेंट थी जो अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रही थी और वो हॉस्टल में थी और उनको एक एंट्रेंस टेस्ट देना था, पर बिकॉज उनके फादर अब्रॉड थे और वो टेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको परमिशन नहीं मिली एक एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। तो इन और सब, वो जो दोनों एलजी थे वो शादी करने चले गए थे। जी, उनकी परमिशन तो थी लेकिन वो, father की भी चाहिए। अच्छा, पिता की भी चाहिए, माँ की नहीं। नहीं, माँ की बोलते नहीं आप अच्छा, माँ का कोई रोल ही नहीं है परमिशन बिल्कुल देने नहीं, में। बोलते लो कि जी। अर्थक्वेक के टाइम में लोग फंसे हुए थे क्योंकि कर्फ्यू लगा था। अभी दिल्ली में अर्थक्वेक नहीं आया था कुछ हफ्तों पहले, तो क्योंकि सारे पीजीज और हॉस्टल्स में ताले लगे हुए थे, पीपल वर बैंगिंग ऑन द डोर्स कि हमें बाहर निकलने दीजिए। बोला कि नहीं, आपका, हमारा सेफ्टी के कारण कभी हम मर जाएंगे। आपके पिताजी का, वो इसलिए आपको नहीं जाएंगे। हाँ, तो हम मर जाए उस हॉस्टल और पीजी के अंदर, पर अंदर ही रहे। और ये एलजी वाला जो भी है लोकल गार्डियन, मतलब तुम्हारा खुद का दीदी रह रही है या फिर खुद का भाई रह रहा है जो शादीशुदा नहीं है, उनको तुम वो एलजी LG नहीं बना सकता है। सकती हो। जो रैंडम इंसान है जो शादीशुदा है उनको यू कैन। अच्छा, ये एलजी कौन बनेंगे इसका भी क्राइटेरिया है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर तो कोई भी बन सकता है। आप सरकार की खुशामद कीजिए, बन जाइए, इसमें क्या है। इंटरव्यू भी होता है एंट्रेंस से पहले। अच्छा, एलजी का इंटरव्यू भी होता है। एलजी और स्टूडेंट्स का इंटरव्यू में पूछते हैं आप अरे, पिंजरा लड़कों तो, का भी होता है जो जाते हैं वो हॉस्टल में। बिल्कुल नहीं, उनका तो कुछ ऐसा और कुछ इंटरव्यू में ये पूछते हैं आप पिंजरा तोड़ को सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो। आजकल ये भी पूछते हाँ, हैं ये कि भी अच्छा वो पूछते हैं। आंदोलन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो वो सिर्फ आपको वोट परसेंटेज में गिनते हैं कि इतनी प्रतिशत महिलाओं ने वोट दिया, लेकिन वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाएं, ये किसी को पसंद नहीं है। मुझे लग रहा है, बताया जा रहा है कि स्वाति अब सुन सकती हैं। स्वाति, जरा अब दिल्ली से 3 दिव्या, सबा और देवांगना अपना अपना अनुभव बता रही थी। हम लोग ऐसे दूर बैठकर, खासकर मैं ऐसा सुनता रहा हूं कि मुंबई लड़कियों के लिए काफी अच्छा शहर है, आजाद शहर है, किसी भी वक्त आइए जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस आजाद शहर में एक हॉस्टल ये नियम बनाता है कि रात के 11:30 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकेंगी, लेकिन फिर भी लोग सोचेंगे कि ये ठीक ठाक टाइम है बाहर जाने का, आने का, इस वक्त तक सारी गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं।
तो क्या कारण था कि लड़कियों ने वहां पर आंदोलन किया, उनके तर्क क्या थे, और थोड़ा अपना भी अनुभव बताइए आसपास का, जिससे हमारे दर्शकों को जो इस वक्त बनारस में हैं, खासकर जो बेकार के भाषणों से थोड़ा उभरे हैं, तो उनको कुछ अच्छी बातें पता चले। जी सर, जैसा आपने बोला, मुंबई एक बहुत ही ज़्यादा सेफ शहर है और हम यहाँ पर जब घूमते फिरते हैं तो हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। पर हमें 11:30 बजे की टाइमिंग से भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कतें तो होती थी क्योंकि हैरेसमेंट हर लेवल पे होता है। वॉचमैन के लिए आप वॉचमैन को जवाब देते हैं, वॉचमैन आपसे सवाल करता है कि टाइम क्या हो रहा है, आप किस टाइम अंदर आ रही हैं। आप सुबह अगर मान लो आपने एक दिन डेली रजिस्टर पे साइन नहीं किया तो सुबह आपको क्लर्क बुलाएगी या वार्डन बुलाएगी। अब हम सर यहाँ पे मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी करने वाली लड़कियां हैं। अगर हमसे लोग ये पूछें कि हमने रात में 11:30 बजे रात में अगर आकर साइन नहीं किया तो उसकी वजह क्या है, तो ये थोड़ा सा लगता है। और ये हैरेसमेंट हर लेवल पे हमारे साथ होती थी, कैरेक्टर के ऊपर हमारे सवाल उठाया जाता था, तो ये सारी चीजें तो थी। बट ये मुद्दा गर्म तब हुआ जब 24/7 लाइब्रेरी खुलने का ये एक ऐलान हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले, जनवरी 10 को और जनवरी 11 को हमें ये पर्चा मिला था जिसपे लिखा हुआ था उस सर्कुलर में कि लाइब्रेरी अब 24/7 खुली रहेगी। तो हमने अथॉरिटीज को अप्रोच किया, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हमें भी लाइब्रेरी का यूज करना है क्योंकि हमारे हॉस्टल में एक कमरे में 3-3 लड़कियां रहती हैं और हर लड़की का, आपको भी पता होगा, हर लड़की का पढ़ने का समय अलग अलग होता है। तो और हमारे पास कोई रीडिंग रूम नहीं था हॉस्टल में, तो हमने अप्रोच किया और हमने बोला कि लाइब्रेरी हमारा राइट है तो हमें बिल्कुल उसमें जाने देना चाहिए। हमें वहां से कोई जवाब नहीं आया। करीब 15-20 दिन तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। 15-20 दिन के बाद हमने एक यूनियन के साथ मिलकर एक छोटा सा प्रोटेस्ट रखा, हंगर स्ट्राइक रखा 2 दिन का। 2 दिन तक हमें अथॉरिटी से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हमें एक जवाब आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि लड़कियां लाइब्रेरी से 2 किताबें इशू करवाकर 11 बजे के बाद अपने हॉस्टल के मेस को रीडिंग रूम में कन्वर्ट करके वहां पे वो 2 किताबें पढ़ सकती हैं। और दूसरा पॉइंट था कि एक कमेटी फॉर्म की जाएगी, उस कमेटी में पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि 11 बजे के बाद लड़कियों को लाइब्रेरी जाने देना चाहिए या नहीं। अब ये अपने आप में बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी और सेक्सिस्ट रेगुलेशन, जो भी रूल था, जो भी कमेटी का फॉर्मेशन था, इट वाज वेरी डिस्क्रिमिनेटरी एंड सेक्सिस्ट। तो हमने ऑन द स्पॉट उसको अप्रूव नहीं किया। हमने बोला कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, बट वो यूनियन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एंड दे ट्रीटेड इट एज देयर विक्ट्री। वहां से फिर हमारी लड़ाई एक इंडिपेंडेंट गर्ल्स, इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस, इशू बेस्ड कलेक्टिव जैसे शुरू होती है, क्योंकि फिर हमने अपने पूरे हॉस्टल में मोबिलाइजेशन शुरू किया। हमारे हॉस्टल में कई अलग अलग देश के कई अलग अलग कोने से लड़कियां आई हैं, आदिवासी लड़कियां हैं, छोटे छोटे गांव से लड़कियां हैं, शहरों से लड़कियां हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जो डिमांड है ये एक मेट्रोपॉल बेस्ड अपर क्लास लड़की की डिमांड है, क्योंकि हमारे पूरे कलेक्टिव में हर तरह की लड़की आपको मिलेगी। इन सबकी डिमांड बस एक थी कि अब हमें फ्री मूवमेंट चाहिए, क्योंकि ऐसी कमेटी का फॉर्मेशन अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था। फिर हमने इसके लिए आवाज उठानी शुरू की। हमने फॉर्मली यूनिवर्सिटी के विमेंस डेवलपमेंट सेल को अप्रोच किया। हमने काफी सारी लड़कियों ने उस पर सिग्नेचर करके उसको अप्रोच किया और उसके बाद हमारी एक मीटिंग हुई। हमने उनको बोला था कि हम इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे 7 तारीख से। 7 तारीख से हम इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे, जो कि नहीं हुआ क्योंकि हमारे प्रोफेसर्स ने और WDC ने इस मामले में इंटरवीन किया और हम लोग इस सोल्यूशन पे पहुंचे। ये सोल्यूशन भी इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अथॉरिटीज ऐसा चाहती थी। ये सोल्यूशन इसलिए हुआ है क्योंकि UGC की गाइडलाइंस में, सक्षम रिपोर्ट में ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है कि आप सिक्योरिटी के नाम पे औरतों का मूवमेंट, विमेन एम्प्लॉयज एंड स्टूडेंट्स का मूवमेंट आप कर्टेल नहीं कर सकते। ये सक्षम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है और यही हमारी पूरी स्ट्रगल का बेसिस बना। और उसके बाद हमें आज के दिन, आज रात हम 11 बजे रात में विक्ट्री मार्च निकालने वाले हैं। वो आज रात को 11 बजे वहाँ विक्ट्री मार्च भी निकलेगा। क्या बात है। देखिए ये जो मुद्दा है, आजकल टीवी पे पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता आते हैं तो उनकी सदरी बड़ी अच्छी हो गई है, उनकी क्वालिटी अच्छी हो गई है और आजकल वो रुमाल जेब में रख के लाते हैं। मैंने उनके मुंह से तो इस तरह की बातें नहीं सुनी कि चलो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए। उम्मीद ये करते हैं कि पटना, मेरठ, इटावा, कानपुर, ग्वालियर, ये सब जो हॉस्टल में लड़कियां बंद हैं वो अपनी बात को सामने लाएं। इस कार्यक्रम को देखने के बाद लोकतंत्र में सिर्फ मतदान करके आप लोकतांत्रिक नहीं होते, वो बिल्कुल एक आखिरी प्रक्रिया है और बहुत आसान प्रक्रिया है। फिर भी देखिए यूपी वालों से मणिपुर वाले कितने आगे निकल गए। लेकिन स्वाति को जाना है उस मार्च में, आप लोगों को भी जाना है। लेकिन अभी हम एक छोटा सा और एक सेगमेंट में बातचीत करेंगे, ब्रेक लेते हैं। लेकिन अभी दर्शकों को बता दें कि इनके विरोध का एक बड़ा आधार ये है कि जब समय की पाबंदी लग रही है तो वो कोचिंग नहीं कर पा रही हैं, लाइब्रेरी में नहीं जा पा रही हैं, वो कितनी किताब पढ़ेंगी, कब से पढ़ेंगी, ये हॉस्टल थोड़ी तय करेगा।
जब मन करेगा तब पढ़ेंगे। तो अगर 24 घंटे की लाइब्रेरी लड़कों के लिए है तो लड़कियों के लिए भी होनी चाहिए। अगर ये बात भारतीय संस्कृति के किसी सोच की तरह आपको समझ नहीं आती है तो बेहतर आप फैसला कर लीजिए। हम ब्रेक से लौट आए हैं, 5 मिनट समय है, ठीक। तो आप लोग इस सवाल मैं नहीं पूछूंगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़े थोड़े और उदाहरण से बताएं कि क्या क्या हो रहा है हॉस्टल के नियमों को लेकर और उसका असर आप पर क्या पड़ रहा है, और किस तरह से हॉस्टल के भीतर भी, खासकर जब वो विमेंस कॉलेज है या कोएड कॉलेज है, तो भेदभाव हो रहा है। एक एक करके आप लोग बताइए, मैं पूरा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैं पहले एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ जो बिहार और राजस्थान में हुआ। हाँ। 2 दलित स्टूडेंट्स के साथ दीका और डेल्टा का जो लड़कियां हैं हॉस्टल के अंदर ही, जो आप लोग बोल रहे हो कि लक्ष्मण रेखे के अंदर सेफ होंगे, हाँ। तो हॉस्टल के अंदर ही इनके गंदी तरीके से असॉल्ट करके इनको मर्डर कर दिया गया। तो कहाँ का सेफ्टी हुआ हॉस्टल के अंदर भी, ये एक बात है। और मैं अपना कॉलेज के बारे में बोलना चाहूँ तो मैं एक वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो हॉस्टल से लाइब्रेरी का दूर है 2 मिनट का दूर, पर लाइब्रेरी बंद करे जाता है कि 8 बजे और हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है 9 बजे। तुम वुमेन्स कॉलेज में पढ़ भी रहे हो एंड यू कैन नॉट एक्सेस द लाइब्रेरी आफ्टर 8 PM। तो पहला रीज़न ये देते थे कि को एजुकेशन है, दोनों का हॉस्टल सेम होता है, जो नॉर्मल सेफ्टी नहीं है क्योंकि बॉयज़ भी होंगे कैंपस में। अभी तो वुमेन्स कॉलेज में ही है, फिर भी हमें एक्सेस नहीं है लाइब्रेरी के लिए। अगर रात को कुछ असाइनमेंट करेंगे तो हम 9 बजे के बाद ही असाइनमेंट करने बैठते हैं, इतना कोचिंग के बाद, तो वो भी नहीं मिलता। अब आप बताइए स्टीफेंस का कुछ कह रही हैं। हाँ, जैसे कोएड कॉलेजेस में अगर देखें तो स्टीफेंस में वहाँ तो पहले ऑब्वियसली सिर्फ ही बॉयज थे। गर्ल्स हॉस्टल मुश्किल से लड़ाई करके बना, एक तरफ गर्ल्स हॉस्टल है, एक तरफ बॉयज हॉस्टल है, और गर्ल्स हॉस्टल का दरवाजा कर्फ्यू टाइमिंग 9 या 10 बजे के बाद है, उसके बाद बंद हो जाता है। और लड़के लॉन्स में, कॉलेज के लॉन्स में, हॉस्टल के लॉन्स में पूरा खुलेआम घूम सकते हैं, पर लड़कियां नहीं। और इनफैक्ट स्टीफेंस में एक हाउस अरेस्ट बोल के मूवमेंट भी हुआ था 16 दिसंबर के बाद, जब लड़कियों ने ये सारी बातें उठाई थी। और वहाँ के उनके जब उस टाइम प्रिंसिपल्स थे, वो बोले कि हम लोग कैसे ऐसे लड़कों और लड़कियों के लिए सेम रूल्स हो सकते हैं। तो और उनका वही पेरेंट्स को बोलना, और नेक्स्ट टाइम जब एडमिशन हुआ तो लोगों को मतलब सीट नहीं दिया हॉस्टल का, तो वो सब बोल के। और अभी जैसे आपको बोले थे कि केरला का ही अभी एक पूरा मूवमेंट चल रहा है जहाँ पे द एडमिनिस्ट्रेशन हैड गिवन कास्ट स्लर टू सम ऑफ द वुमेन स्टूडेंट्स, और उनको अभी बोला गया है कि आप अपना हॉस्टल में जो लॉक होता है रूम का वो भी मत लगाइए, क्योंकि यू नो एबनॉर्मल एक्टिविटीज माइट हैपन इनसाइड द हॉस्टल। हाँ, और वार्डन कभी भी आके आपका रूम में आके कभी भी चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि क्या पहनना है, इसको लेकर भी नियम होते हैं? नियम तो नहीं है, बट काफी टाइम टोका जाता है हमें हॉस्टल के अंदर ही कि ऐसे कैसे कपड़े पहन रखे हैं, या कभी बाहर कपड़े वार्डन को धोने पड़ते हैं इसलिए? जी बिल्कुल नहीं ना, तो फिर वो क्यों तय करना चाहते हैं कि आप क्या पहने क्या नहीं पहने? सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते थे, कैमरा लगाया रहता कॉरिडोर्स में कि लड़कियां ऐसी कुछ हरकत ना कर। और एक बात यह है, हमारी जो खिड़कियां हैं उसके बाहर शटर्स लगाए गए हैं, 6th फ्लोर के तक शटर्स लगाए जा सकते हैं कि लड़कियां बाहर लड़कों से बात करती हैं या लड़के देखते हैं। वो दुकान वाला शटर लगा है? जी बिल्कुल, 6th 7th फ्लोर। आप युगांडा की बात कर रही हैं? इंडिया में नहीं हो सकता? नहीं, जहाँ नारी को देवी की तरह पूजा जाता है वहां शटर लगाने की क्या जरूरत है? जी स्वाति, मैं थोड़ा बता सकती है सुरक्षा के एंगल से, अगर ये बात बार बार लोगों के दिमाग में आया कि लड़कियां हैं, ऐसे ही समाज सोचता है, एक्सेप्ट करते हैं कि लड़कियां हैं, इनको रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर वैसे लोगों से कैसे बात की जाए? हालांकि आप लोगों ने जो उदाहरण दिया काफी कुछ उनको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक और कोशिश करते हैं। सर, हमारी यूनिवर्सिटी में हम अलग अलग कोर्सेज पढ़ते हैं, हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, फेमिनिज्म की थ्योरी, बड़ी बड़ी थ्योरीज, और जब हम वही चीज अपनी रियल लाइफ में देखते हैं कि वो कहीं भी अप्लाई नहीं हो रही है, तो हम लोग खुद एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में रहते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं फिर उसके पढ़ने का मतलब क्या है। हम सारी लड़कियां 18 साल से ऊपर की हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। हमारी अगर हम अपना राजनेता चुन सकते हैं, अगर हम सड़कों पे गाड़ियां चला सकते हैं, अगर हम शादी कर सकते हैं, अगर हम बच्चे कर सकते हैं, तो हमें ये बात पता है कि हमें कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है। अगर सिक्योरिटी का इशू है तो वो स्टेट की प्रॉब्लम है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा समय समाप्त होता है। अगर फिर भी इससे बदलाव नहीं होता तो एक सबसे आसान कानून बताता हूँ। 5 बजे के बाद हिंदुस्तान में मर्द प्रजाति के जितने भी उम्र के लोग दिखते हैं उनको आप घर से बाहर निकलना बंद कर दीजिए।
सब सुरक्षित हो जाएगा अगर ये समस्या है तो स्वाति, सबा, दिव्या और देवांगना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप रात को सड़कों पर जाइए और उनमें अपने कब्जे और अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। आने वाली लड़कियों के लिए इस दुनिया में नज़ीर बनिए, मिसाल बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ब्रेक के बाद जेठमलानी और जेटली के बीच तकरार पर एक रिपोर्ट देखेंगे। कोर्ट में वकीलों के बीच होने वाली बहस आपने फिल्मों में सुनी होगी, देखी होगी, शायद वास्तविक जिंदगी में भी। अगर ये बहस कानून के दो धुरंधरों के बीच हो तो जाहिर है उसकी चर्चा कोर्ट के बाहर भी होगी। इस हफ्ते सोमवार और मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसी एक बहस हुई। एक तरफ केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, दूसरी तरफ राम जेठमलानी। दोनों अपनी व्यक्तिगत, वकालत, सबके तमाम खुंदकों और काबिलियतों का खूब प्रदर्शन कर रहे थे। इसी से जुड़ी आशीष भार्गव की ये रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं। कानून की दुनिया की दो बड़ी शख्सियत, दोनों ही पूर्व कानून मंत्री। राम जेठमलानी क्रिमिनल केस संभालने में माहिर तो अरुण जेटली कंपनी और कॉरपोरेट मामलों के उस्ताद। कानून के गहरे जानकार राम जेठमलानी क्रिमिनल केस में देश के टॉप क्रॉस एग्जामिनर माने जाते हैं। विटनेस बॉक्स में खड़े गवाहों को कब कंफ्यूज कर दें पता भी नहीं चलता। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली भी दांव पेंचों से कम वाकिफ नहीं। राजनीति और कानून दोनों में उनकी गहरी पैठ है, ऊपर से बढ़िया वक्ता। जानकार कहते हैं कि जेटली केस की शुरुआत पिटीशन पढ़ने से नहीं बल्कि केस से जुड़े कागजात को देखने से करते हैं। शांत चित्त जवाब देना और सवाल पूछना उनकी आदत है। अब कानून के ये दो खिलाड़ी जब आमने सामने हो तो कौन उन्हें गौर से नहीं सुनेगा। सोमवार और मंगलवार को मानहानि के एक मामले में अरुण जेटली और राम जेठमलानी आमने सामने थे। जेठमलानी अरविंद केजरीवाल के वकील के तौर पर पेश हुए, जिनके खिलाफ जेटली ने मानहानि का केस दायर किया है। जेठमलानी ने सवालों की बौछार कर दी, कुछ अप्रासंगिक बातों के बीच सटीक सवाल दागे। जेटली ने भी सधे जवाब देने में देरी नहीं की। कोर्ट रूम में हुई उस बहस की बानगी देखिए। मेरी हैसियत, पृष्ठभूमि और प्रतिष्ठा देखते हुए मेरा नुकसान इतना बड़ा है कि इसकी गणना नहीं की जा सकती। अपनी महानता के बारे में ये आपकी अपनी भावना है जिसे वित्तीय पैमाने पर तौला नहीं जा सकता। मेरा नजरिया मेरे मित्रों, शुभचिंतकों और दूसरों की राय पर आधारित है। आप अपनी हैसियत का जो मूल्यांकन करते हैं उसके पीछे कोई वस्तुनिष्ठ तार्किक वजह नहीं है। मेरी प्रतिष्ठा का नुकसान कुछ हद तक पैसों में पूरा किया जा सकता है। प्रतिष्ठा के नुकसान से मानसिक तनाव होता है, जो मेरे मामले में हुआ है। आप साख के नुकसान की बात कर रहे हैं। प्रतिष्ठा और साख में क्या अंतर है? डिक्शनरी कहती है कि दोनों में अंतर है। किसी गलत व्यक्ति या क्रुक की भी साख होती है, प्रतिष्ठा नहीं होती। दोनों के अर्थ में कुछ समानता है। 21 फरवरी को मेरे वकील का पत्र दोनों का इस्तेमाल करता है। क्या अमृतसर का चुनाव आपका पहला लोकसभा चुनाव था? क्या आप लोकतंत्र में अपनी ग्रेट रेप्यूटेशन का टेस्ट कर रहे थे? आप 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारे। चुनावों में कई फैक्टर होते हैं, सिर्फ प्रत्याशी की रेपुटेशन का सवाल नहीं होता। याद रहे कि केजरीवाल भी वही 2014 लोकसभा का चुनाव 3.5 लाख वोटों से हारे थे। आपको पीएम ने वित्त मंत्री बने रहने दिया क्योंकि आपने ये भरोसा दिया था कि डीडीसीए को लेकर आरोपों पर आप न्यायिक कार्रवाई करेंगे। ये आरोप सीताराम येचुरी और मधुकिश्वर ने सोशल मीडिया पर लगाए, जो केजरीवाल ने सिर्फ आगे बढ़ाए। तो उन पर कार्रवाई क्यों? मैंने वित्त मंत्री या संसद सदस्य रहते वक्त कभी भी मंत्रालय या विभाग का सहारा नहीं लिया। मैंने कंपनी अफेयर्स का मंत्रालय संभाला, लेकिन कभी भी डीडीसीए संबंधी कोई फाइल या कागजात मेरे सामने नहीं आए। पब्लिक लाइफ में रहने वाले लोगों के लिए सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना बयान आते रहते हैं, लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री ऐसे बयानों की पुष्टि करता है तो ये गंभीर अपराध हो जाता है, क्योंकि फिर ये बयान सही माने जाते हैं। बार बार इन झूठे आरोपों को लगाने पर मैं कानूनी कार्रवाई को मजबूर हो गया। सवाल जवाब का ये सिलसिला चलता रहा। जेटली ने कहा कि उनके खिलाफ लगातार अपमानजनक दुष्प्रचार किया गया। श्री राम जेठमलानी जी ने आज कई सवाल अरुण जेटली जी को दागे, जिसमें प्रमुखता से
कई सारी चिट्ठियों का जिक्र करा गया। राम जेठमलानी जी की भाषा का प्रयोग करते हुए कहें तो अभी तो ये जो 2 दिन का क्रॉस एग्जामिनेशन है ये केवल एक वार्म अप सेशन था, अभी तो पूरा मैच खेलना बाकी है। एक प्रयास किया जा रहा था कहने के लिए कि क्योंकि जेटली जी अमृतसर के चुनाव को हारे थे कोई लगभग 1 लाख वोट से, तो उनके रेपुटेशन पर क्या ठेस नहीं पहुंचा था। तो उस जवाब में जेटली जी ने कहा था कि किसी की भी रेपुटेशन बनने में कई फैक्टर होते हैं और इस बात को नहीं भूला जाना चाहिए कि केजरीवाल जी स्वयं 3.5 लाख वोटों से अपना लोकसभा का चुनाव 2014 में हार गए थे। इससे ऐसा कुछ लगा कि जो जिस प्रकार से हड़बड़ और हलचल हो गई थी उनकी तरफ से, दूसरी तरफ से, तो शायद उन्हें अपने ही प्रश्न के ऊपर जो जवाब आया उनको कहीं लगा ऐसे कि शायद गलत प्रश्न पूछा गया। डीडीसीए मामले में अरविंद केजरीवाल पर 10 करोड़ की मानहानि के केस में दिल्ली हाई कोर्ट में 2 महारथियों के बीच की ये बहस कानून जगत में चर्चा में है। किसी को याद नहीं कि दोनों कब कोर्ट में एक दूसरे के सामने खड़े हुए। देखिए, राम साहब और जेटली साहब दोनों को हमने बहुत अरसों से सुन रहे हैं। दोनों ही अपनी फील्ड के महारथी हैं। जेटली साहब चूंकि इस समय सरकार में हैं तो इस समय नहीं आ रहे हैं और राम साहब को हम इस समय भी लगातार सुन रहे हैं। जब भी ये दोनों लोग बहस करते हैं कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जब भी हम दोनों सीनियर्स को ब्रीफ करते हैं, इनकी एक खूबी रही है कि एक एक पेज को, एनेक्स्चर्स को पढ़ना, एक एक लाइन को पढ़ना और उसके हिसाब से अपने पॉइंट्स तैयार करना। ऐसा नहीं कि जो हम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बना के ले जाते हैं सिर्फ वहां तक सीमित रहते हैं। वहीं नए वकीलों के लिए कोर्ट की ये बहस कानूनी दांवपेचों को सीखने समझने का बड़ा मौका है। देखिए, राम सर को तो हमने यहाँ कोर्ट में कई बार देखा है, सुना है और निश्चित रूप से उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। जेटली साहब को हमें देखने का अब तक मौका नहीं मिला। पहली बार ऐसा है कि कानूनी दुनिया के 2 दिग्गज आमने सामने हैं। देखना दिलचस्प होगा। एक ऐसी ही लड़ाई हाईकोर्ट के साथ साथ पटियाला हाउस कोर्ट में भी जारी है। जेटली ने इसी मामले में केजरीवाल और अन्य पर आपराधिक मानहानि का केस बनाया है। जब वो बयान दर्ज कराने गए तो आधी कैबिनेट उनके साथ पहुंची थी। इस केस पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि ये काफी अहम केस है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस केस में कानून के 2 मजे हुए खिलाड़ी शामिल हैं, बल्कि इसलिए भी कि 2 बड़े राजनीतिक भी आमने सामने हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।